हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ क्लेडोफोरा। ठीक है, क्लेडोफोरा की लाइफ साइकिल देखेंगे, उसका थैलेक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ ही साथ उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो चाहे आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हो, मास्टर्स कर रहे हो, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो देखो, क्लेडोफेरा बहुत ही कॉमन एल्गी है। आप किसी भी, अगर जैसे कोई चलती हुई नदी है, ठीक है, जिसमें पानी कंटिन्यूस बह रहा है, नदी है, फ्रेश वाटर रिवर है, तो वहां पे आप देखना थोड़ा सा हाथ डालना, पत्थरों के बीच में ऐसे आपको धागे टाइप के, रेसे टाइप के दिखेंगे। हाथ डाल के ही आप सीधे निकालोगे, बिल्कुल रफ रफ सा दिखने को मिलेगा आपको। तो वो क्या होगा? आपका क्लेडोफोरा। ठीक है, रफ सा, बिल्कुल इतनी रफ दिल लगती है ये हाथ में। अगर आप टच करके इसको निकाल के देखेंगे तो रफ अगर है तो दैट विल बी डेफिनेटली क्लेडोफोरा। ठीक हो गया? ओके, ठीक हो गया। आप समझ गए कि कैसे हम एक नज़र में क्लेडोफोरा को पहचान सकते हैं। माइक्रोस्कोप में देख के हम कंफर्म करेंगे, लेकिन टेंटेटिवली हम, अगर वो रफ है, फ्रेश वाटर रिवर में, फ्लोइंग रिवर में हमें देखने को मिल रही है, तो दैट विल बी डेफिनेटली, चांसेस होंगे वहां पे कि वो क्लेडोफोरा हो सकता है। तो उसकी लाइफ साइकिल आज हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन, इट बिलोंग्स टू क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्लोरो क्लेडोफोरेल्स, फैमिली क्लेडोफोरेसी। ठीक हो गया, हमने सिस्टमैटिक पोजीशन जान लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अकरेंस। द जीनस क्लेडोफोरा इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 160 स्पीसीज विच अकर इन बोथ फ्रेश वाटर एंड saline water. Alright, usually high nitrate and phosphate in the medium promote their growth. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए। ये वाला पॉइंट क्या हो गया आप लोगों के लिए? इंपॉर्टेंट हो गया कि हाई नाइट्रेट और हाई फॉस्फेट वाला कोई एरिया होगा, कोई फॉर्म होगा, वाटर बॉडी होगी, तो वो क्या करती है? क्लेडोफोरा की ग्रोथ को प्रमोट करती है। ठीक हो गया? Most of the freshwater species are found attached to the stone and rock by aseptate rhizoids. क्या देखने को मिलते हैं हमें? अगर जो ज्यादातर फ्रेश वाटर जो फॉर्म्स होंगी वो अटैच रहती है स्टोन से थ्रू एसेप्टेट राइजोइड। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो क्लेडोफोरा आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेश वाटर में, आपको पत्थरों से चिपकी हुई ऐसे रेशे टाइप के देखने को मिलेंगे, तो वो क्या होगी? क्लेडोफोरा होगा। और कैसा अटैच रहती है वो स्टोन से? थ्रू सेप्टेट राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसे होंगे? सेप्टेट होंगे। राइजोइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रू रूट्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है राइजोइड होता है, जिससे वो अटैच रहते हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं राइजोइड। अगर आपको राइजोइड पे वीडियो जाननी है, राइजोइड क्या होता है, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। देन जो क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा है, ठीक है, क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा इज कॉमन इन स्ट्रीम। जो स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, वाटर स्ट्रीम्स जो होती है, वहां पे क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा कॉमनली हमें देखने को मिलती है। एंड क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा, क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा इज फाउंड ऑन द वॉल ऑफ वाटर टैंक्स। कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? वाटर टैंक्स की वॉल में देखने को मिल सकती है। एंड ऑल्सो इन दी शेल ऑफ मॉलस्क। जितने भी मॉलस्क होते हैं उनकी सेल्स में, जो उनके सेल होते हैं, एक्सटर्नली जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी सेल्स में हमें क्लेडोफोरा की प्रेजेंस, क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो अब ये क्या है? ईपी मतलब बाहर से, वो बॉडी के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे उसको ईपी। जोइक मतलब एनिमल, तो ईपीजोइक फॉर्म हम उसको बोल सकते हैं। some species are epiphytic, कुछ species epiphytic भी हो सकती हैं। growing on higher aquatic plants, जो aquatic plants होंगे, ठीक है, higher aquatic जो plants होंगे उन पे ग्रो करती हुई हमें दिखेगी, तो हम उसको बोलेंगे epiphytic। इपी मतलब उनकी बाहर से बॉडी में ग्रो कर रही है, उनके अंदर नहीं जा रही है, प्लांट के अंदर नहीं गई है, ठीक है, बाहर से उनके साथ हो, उन अटैच करके ग्रो कर रही है। फिटिक मतलब प्लांट,
प्लांट्स पे, तो उसे हम इपिफिटिक फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो क्लैडोफोरा हमें इपिजोइक कंडीशन में भी देखने को मिलती है और एज अ इपिफिटिक फॉर्म में भी देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे आप क्लैडोफोरा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थैलस का स्ट्रक्चर। सिंपल होता है, अगर हम क्लैडोफोरा को माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको उसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसमें ऐसे ऐसे करके यहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही होंगी। ठीक है, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमें क्लैडोफोरा का देखने को मिलता है। द थैलस ऑफ क्लैडोफोरा इज मेड अप ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मल्टीसेल्युलर फिलामेंट। मल्टी सेल्यूलर, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, तो ऐसे मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है क्लैडोफोरा का। इट रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट बाय सेप्टेट राइजोडियल ब्रांचेस विच डेवलप फ्रॉम द बेसल सेल ऑफ द फिलामेंट। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। लेकिन जो राइजोइड होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? जो राइजोइड्स होंगे हमेशा आपको वो ध्यान में रखना है। राइजोइड्स कैसे होते हैं? पहले तो सेप्टेट होंगे, यानी कि उनमें सेप्टा प्रेजेंट होगा। जैसे ये है सेल, तो उनमें ये सेप्टा प्रेजेंट होगा। दूसरी बात ये होगी कि राइजोइड ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? जो बेसल सेल होती है फिलामेंट की। ठीक है, जो बेसल सेल ऑफ फिलामेंट, वहां से राइजोइड निकलते हैं। ऑब्वियसली राइजोइड कहाँ प्रेजेंट होंगे? बेसल में सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे नीचे वाली सेल होगी वहीं से ही राइजोइड निकलेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे राइजोइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? ओके, ये समझ में आ गया आपको। देन इसमें ब्रांचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट था आपका थैलस का स्ट्रक्चर। और ब्रांचिंग में भी क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है? द ब्रांचेस ऑफ क्लैडोफोरा अराइज इन करेक्टरिस्टिक मैनर। देखो यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया इसका। दे ऑलवेज ओरिजिनेट जस्ट बिलो द सेप्टा बिटवीन द सेल्स in the form of small lateral protuberances। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इतना 3 लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए? क्लैडोफोरा समझ गए। ओके, दो जो ब्रांचिंग होती है क्लैडोफोरा में वो इतनी करेक्टरिस्टिक होती है, प्लांट ने इतने करेक्टरिस्टिक फीचर अपना रखे हैं कि क्या बताएं। ये हमारा स्टाइल है भैया, हम तो ऐसे ही ग्रो करेंगे, तुम देख लो अपना। जैसे हम होते हैं, हमारा एक स्टाइल होता है, हम इस हेयर स्टाइल के बाल ही हमें पसंद होते हैं, दूसरे तरीके से बना ले तो हमें पसंद नहीं आते हैं वो हेयर स्टाइल। तो उसी तरीके से प्लांट का भी ग्रो करने का अपना एक तरीका है। तो वो तरीका उसका करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। वो कहता है कि मैं तो भैया ये मेरे अंदर ये वाला फीचर है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तुम्हें देख लो जो करना है। तो उसी तरीके से क्लैडोफोरा का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो हमेशा जो ये सेप्टा होगा, सेप्टा के नीचे से अराइज होती है। आप देख रहे हैं जो ये एक सेल है, ये सेप्टा हो गया और ये दूसरी सेल होगी, तो इस सेप्टा के नीचे से ब्रांचिंग अराइज हो रही है। ऑलवेज, हमेशा, हर आपको क्लैडोफोरा दे रखा है एक स्लाइड में, आपको पता नहीं है कि ये क्लैडोफोरा है, आइडेंटिफाई करके देना आपको कि ये क्लैडोफोरा है। तो कैसे पहचानोगे? अगर सेप्टा के नीचे से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है तो दैट मीन्स वो क्लैडोफोरा है। आग बंद करके लिख देना उसको, क्लैडोफोरा है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और कैसे आपको अब कहीं तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचिंग दिखेगी, कहीं पे आपको छोटे छोटे ऐसे प्रोट्यूबरेंस देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे ये प्रोट्यूबरेंस होंगे। तो ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? क्लैडोफोरा का। जो पहले जो ये इतनी बड़ी आपको ये ब्रांच दिख रही है, ये कैसे बनी? छोटे छोटे ऐसे प्रोट्यूबरेंस बने पहले, फिर उसके बाद से वही आगे ग्रो होते गए ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे ब्रांच देखने को मिली। तो ये करेक्टरिस्टिक दो चीजें हो गई, दो करेक्टरिस्टिक फीचर हो गए क्लैडोफोरा के। दो करेक्टरिस्टिक फीचर क्लैडोफोरा के क्या हो गए बताओ बच्चों? समझ में आ गया ना आपको कि ब्रांचिंग हो गई एक, तो ब्रांचिंग कैसे होगी? बिलो सेप्टा। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि जो ब्रांचिंग होगी वो बिलो सेप्टा होगी। और दूसरा क्या हो गया? प्रोट्यूबरेंस। किस फॉर्म में होगी ब्रांचिंग? स्मॉल प्रोट्यूबरेंसेस के फॉर्म में। ठीक है, ओके, ये समझ गए आप तो, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब एक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये एक सेल ले ले, अगर हम ये वाली पूरी एक सेल ले ले तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? द सेल ऑफ द फिलामेंट सिलेंड्रिकल होंगे, आपको दिख रहा है वो सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे एंड 5 to 10 टाइम्स लॉन्गर देन देयर ब्रेथ। यानी कि जितनी चौड़ाई होगी उससे 5 से 10 गुना ज्यादा उसकी लंबाई होगी। ये तो आप देख सकते हैं,
इजीली समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। द सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होती है। आउटर काइटिनेस, मिडिल पैक्टिन, और इनर वाली होती है आपकी सेल्यूलोजिक लेयर। 3 लेयर की जो सेल वॉल होती है जो वो आपकी क्लेडोफोरा के केस में डिफरेंशिएट होती है। आउटर काइटिनियस, मिडिल पैक्टिन और इनर वाली सेल्यूलोजिक लेयर। इसीलिए यही रीज़न है, द आउटर काइटिनियस लेयर ही रीज़न है कि जब हम इसको पकड़ते हैं तो कोर्स और रफ लुक देता है फिलामेंट का। कैसा देगा? मैंने आपको बताया ना कि अगर आप नदी में थोड़ा सा हाथ डाल के निकालोगे ग्रीन, अगर आपको ये रेसर टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, तो अगर आपको बहुत ही रफ दिख रहा है वो, तो वो चांसेस हो सकते हैं क्लेडोफोरा की। तो क्यों है वो रफ? क्यों उसका रफ फील आ रहा है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटर काइटिनियस लेयर। ठीक है बच्चों, समझ गए? वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इतनी पूरी कहानी अगर आपको नहीं पढ़नी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ, जैसे आप लोग बोलते हैं नोट्स चाहिए, तो सिर्फ उसके लिए मैंने लिखा हुआ है। सिर्फ ये डायग्राम को देखेंगे, इसको मैं समझा रही हूँ, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप ये समझ गए तो ये तो कथा आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होगा क्लेडोफोरा में, क्लेडोफोरा रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली भी करेगा, एज वेल एज सेक्सुअली भी करेगा। वेजिटेटिव तो आपको पता ही है कैसे करेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर सकता है, स्टोरेज सेल्स के थ्रू कर सकता है, और स्टूलेंस के थ्रू कर सकता है। ये तो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्टोरेज सेल्स क्या होता है, स्टूलेंस क्या होता है। ठीक हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकाइनेट्स के थ्रू और ज़ूस्पोर्स के थ्रू टेक प्लेस करेगा। एकाइनेट्स का फॉर्मेशन कब होगा? कभी कभी कुछ अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम पे एकाइनेट्स का फॉर्मेशन होगा। एकाइनेट्स में क्या होता है, कुछ सेल, जैसे ये एक सेल हो गई, ये एक सेल क्या होती है, पियर शेप की हो जाती है और थिक कवरिंग, मतलब अपने बाहर से इतनी थिक वॉल का डेवलपमेंट कर लेती है, और एकाइनेट्स कहती है कि मैं एकाइनेट्स की तरह अब काम करूंगी। फेवरेबल कंडीशन जब आएंगी तो फिर वापस से मैं नॉर्मल कंडीशन में आ जाऊंगी और नॉर्मल सेल्स का वहां पे डिवीजन होगा। ठीक है, तो एकाइनेट्स तो सिंपल यही है। जैसे कभी कभी कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं हमारे साथ भी, तो हम ये तो नहीं होते, हार तो नहीं मानते, हार मान के थोड़ी बैठ जाते हैं। हम कहते हैं आने दो अनफेवरेबल कंडीशन, हम इतना टफ बन जाएंगे कि अनफेवरेबल कंडीशन हमारा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकती है। तो वैसे ही क्लेडोफोरा की जो मैच्योर सेल्स होंगी वो कहती हैं आने दो अनफेवरेबल कंडीशन, क्या कर लेंगे हमारा, मैं अकाइनेट्स बन जाऊंगी। मैच्योर सेल क्या होगी, एक अकाइनेट बन जाएगी और अपने चारों ओर से इतनी सारी थिक वॉल का डेवलपमेंट करेगी। अब अनफेवरेबल कंडीशन को उसे झेलना है तो स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, वो बहुत सारी अपने क्या कर लेती है, थिक वॉल का को सिक्रीट कर लेती है अपने चारों ओर से और पियर शेप बन जाती है, तो उसी को हम बोल देते हैं अकाइनेट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि आपको अकाइनेट्स क्या होता है। नेक्स्ट है ज़ूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है। ज़ूस्पोर्स बायफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं और क्वाड्रीफ्लैजिलेट्स भी हो सकते हैं। और ज़ूस्पोर जो होते हैं टर्मिनल और सब टर्मिनल सेल्स से बनते हैं। ठीक है, जो ज़ूस्पोरेंजियम होगा आपका, उसके टर्मिनल या फिर सब टर्मिनल वाली सेल क्या बनाएगी, ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगी। ये आपका नॉर्मल फिलामेंट था, इसका जो टर्मिनल वाली सेल होगी या फिर सब टर्मिनल वाली सेल होगी वो क्या करेगी, आपका स्पोरेंजियम का, जू स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगी। जू स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, जू स्पोर्स बनेंगे। जू स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा। ये आपका यंग फिलामेंट दिख रहा है आपको, ये यंग फिलामेंट का प्रोटोप्लास्ट कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, ये डिप्लॉयड होगा। ठीक है, प्लांट स्पोरोफिटिक प्लांट होगा, ये डिप्लॉयड होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन चलेगा, डिवाइड करते रहेंगे इसके सेल्स, तो इसके सेल डिवाइड करके क्या बना लेंगे, जूस्पोर का फॉर्मेशन बना लेंगे। अब यहाँ अंदर इतने सारे जूस्पोर बन गए कि प्रेशर पड़ेगा और जो उसकी वॉल होगी वो बर्स्ट हो जाएगी, पोर का फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा और यहाँ से सारे जूस्पोर क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। अब जूस्पोर मैंने बताया कि क्वाड्रीफ्लैजिलेट भी हो सकता है और बायफ्लैजिलेट भी हो सकता है। ये जूस्पोर रिलीज हो गए, ये जूस्पोर रिलीज हो गए, इनको जब प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिलेगा तो वो वहां पे जाके बैठ जाएंगे और अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप, जूस्पोर सबस्ट्रेट उनको मिला, वो वहां पे जाके जर्मिनेट होना उन्होंने स्टार्ट करा। ठीक है, ये जूस्पोर था और जूस्पोर ने सबस्ट्रेटम पे जाके जर्मिनेशन अपना स्टार्ट कर दिया। ये देख रहे हैं आप, यंग फिलामेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा है, ये आप यंग फिलामेंट देख रहे हैं और बड़ा है,
ये क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन होगी। वापस से हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर स्पोरोफिटिक फिलामेंट देखने को मिलेगा। तो ये है आपका सिंपल सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है समझने को, आपको बस इतना समझना है कि जो वेजिटेटिव सेल होगी उसका जो टर्मिनल होगा या फिर सब टर्मिनल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या करेगा, बिहेव करेगा, वो वाली सेल बिहेव करेगी ज़ूस्पोरेंजियम की तरह, उनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और किसकी तरह क्या बनाएगा, वहाँ पे ज़ू स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। ज़ू स्पोर बाहर लिबरेट आउट होंगे, जब उन्हें प्रॉपर सबस्ट्रेट मिलेगा तो वहाँ पे जाकर के वो जर्मिनेशन अपना शो करेंगे। बस इसी तरीके से पूरी साइकिल चलते जाएगी। तो ये तो है आपका क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेडोफोरा में कैसे टेक प्लेस करेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सिंपल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है, आइसोगैमस टाइप का होता है। आइसोगैमस मतलब जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, देखने में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे बट फिजियोलॉजिकली अलग होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब देखने में सिमिलर होंगे। अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक साथ रखे हैं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बट उनमें से एक मेल की तरह बिहेव करेगा और एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा। ठीक हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा इज आइसोगेमस टाइप। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्लेडोफोरा आर हेट्रोथेलिक। हेट्रोथेलिक मतलब अलग अलग थैलस में हमें मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमने एक प्लस वाली सेल मान ली, ये माइनस वाली, या फिर ये बोल सकते हैं हम, ये हमने मेल सेल मान ली, ये हमने मेल थैलस मान लिया, ये फीमेल थैलस मान लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, आइसोगैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स, ये मैंने बताया भी, जैसे ही फॉर्मेशन उन प्लांट को लगेगा कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता है तो क्या होगी, जो टर्मिनल सेल होगी वो बिहेव करेगी किसकी तरह, स्पोरेंजियम की तरह। ठीक है, वहां पे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, वहाँ पे सॉरी स्पोरेंजियम नहीं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन होगा, गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करेगी। स्पोरेंजियम की तरह वो कहाँ बिहेव करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करना है तो इट विल बिहेव एज, जो टर्मिनल सेल होगी, टर्मिनल सेल विल बिहेव एज गैमेटेंजिया, और टर्मिनल सेल में कंटिन्यूसली रैपिडली डिवीजन होगा प्रोटोप्लाज्म का, तो यूनी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट्स और यूनी न्यूक्लिएटेड हमें क्या, गैमेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये प्लस वाला फिलामेंट है, प्लस गैमेटोफिटिक फिलामेंट है, तो आप देख सकते हैं वहां से एक तरीके के गैमेट्स रिलीज हो रहे हैं। ये माइनस वाला गैमेटोफिटिक फिलामेंट है तो यहाँ पे दूसरे तरीके के गैमेट रिलीज हो रहे हैं। तो ये प्लस की तरह बिहेव करेगा और माइनस की तरह, यानी कि एक मेल की तरह बिहेव करेगा और एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा। दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन हो रहा है, आप देख रहे हैं फ्यूजिंग गैमेट्स, देन क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये हमें पता है ऑब्वियसली कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होंगे, दोनों का फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। डिप्लॉइड जाइगोट को जैसे ही कोई प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिलेगा वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद वो क्या करेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा। ये आप देख रहे हैं डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फिलामेंट है क्लेडोफोरा का, बस यही है। फिर वापस अगर इसको सेक्सुअल प्रोडक्शन करना है तो जो टर्मिनल सेल होगी वो बिहेव करेगी गैमेटेंजिया की तरह, वहाँ पे गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, गैमेट रिलीज होंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट जर्मिनेट करेगा, वापस से डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड रहता है और उसमें मियोसिस नहीं चलेगी, तो वो डिप्लॉइड ही स्पोरोफिटिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा। बस ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ क्लेडोफोरा। अब ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ क्लेडोफोरा। ठीक है, ये आप समझ में इजीली आ जाए, ये ओवरऑल है जितना भी अभी हमने पढ़ा उसका। ठीक, क्लेडोफोरा की जो प्लांट होगा, डिप्लॉइड प्लांट होगा, 2n होगा यानी कि डिप्लॉइड होगा। इसका स्पोरेंजियम होगा, ओके, स्पोरेंजियम में डिप्लॉइड होगा, उसमें मियोसिस की प्रोसेस चलेगी तो क्वाड्रिफ्लैजिलेट गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, ये होगी आपकी क्या, कौन सी वाली साइकिल बताओ, एसेक्सुअल साइकिल। फिर अगर सेक्सुअल साइकिल का टेक प्लेस हो रहा है तो क्लेडोफोरा हैप्लॉइड प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्या होगा, उसकी टर्मिनल सेल किसकी तरह बिहेव करेगी, मेल गैमेटेंजियम या फिर फीमेल गैमेटेंजियम की तरह बिहेव करेगी। फीमेल गैमेटेंजियम में फीमेल गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेटेंजियम में मेल गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फिर डिवाइड करेगा, यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस नहीं चलेगी तो डिप्लॉइड ही प्लांट का फॉर्मेशन होगा।
समझ गए? इस तरीके से हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे क्लेडोफोरा की लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगी। डिप्लॉयड स्टेज एज वेल एज हैप्लॉयड स्टेज दोनों देखने को मिलेगी, डिप्लॉयड प्लांट एज वेल एज हैप्लॉयड प्लांट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस डालूँ उन सब की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।